हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई मौज से चल रही होगी। ठीक है, तो हम आपके लिए आज फिर से लाए हैं। क्या लाए हैं? PYQ लाए हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं। किस चैप्टर का लाए हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का चैप्टर है। और आज हम लाए हैं पूरे आपके 110 क्वेश्चंस PYQ के। ठीक है, इस चैप्टर के सिर्फ अगर आप 110 कर लेते हैं तो समझिए आपको कोई बुक वगैरह नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, 2 मार्कर्स क्वेश्चन भी है और क्या है आपका 3 मार्कर्स क्वेश्चन भी है, 5 मार्कर्स क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो लाए हैं सब कुछ और इसको करेंगे थोड़ा फास्ट पर आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपको 10th के हर चैप्टर का हम PYQ लाएंगे। ठीक है, और इतना ज़्यादा PYQ लाएंगे कि आप करते करते परेशान हो जाएंगे। और सारे कर लेते हैं तो आपके 2024 में भाई बोर्ड में 95+ तो पक्के है ही हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का आज हम जब 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो इसके साथ ही हमको लगता है इस चैप्टर का लगभग 300 क्वेश्चन तक हम कर चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे लगता है 150-200 क्वेश्चन में ऑलरेडी करा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद 110 क्वेश्चन फिर लाए हैं। फिर ये 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इस चैप्टर का हम MCQ भी लाएंगे। क्या लाएंगे? MCQ। वैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन तो बहुत का है, लेकिन इसका MCQ भी लाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे इसका दूसरा चैप्टर पर, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। फिर उस चैप्टर को हम करेंगे डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है? बोला गया है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है एक इलेक्ट्रोड पे डबल होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे एक होता है तो डबल इलेक्ट्रोड पे दूसरे पे 2 होता है। मतलब एक पे 2 होता है, एक पे 1 होता है। ऐसा क्यों होता है वॉल्यूम ऑफ गैस उसका? ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिया है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर 1 इलेक्ट्रोड डबल ऑफ द गैस कलेक्टेड और द अदर इलेक्ट्रोड। मतलब 2 इलेक्ट्रोड पे एक पे गैस कलेक्ट किया जाए तो डबल है किससे? दूसरे वाले से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबको पता है पानी जो होता है क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ होती है पानी जो होता है H2O, जिसका फार्मूला होता है वो क्या होता है? उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। और जब 2 हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन के रेशियो में होगा ही, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। और जब 2:1 के रेशियो में होगा यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डबल होगा ऑक्सीजन के। बस यही बात इसमें बतानी थी हमको। आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया गया? What can be seen when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? CBSE 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि एक कॉपर मेटल को हम सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, मैं कल भी एक क्वेश्चन कराया था। मतलब आप जो वीडियो देख रहे थे पीछे वाला जो मैं इसका वीडियो डाला था वो भी PYQ था। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि जब कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जब कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, कॉपर होता है क्या होता है? Cu, और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। अब बैलेंस करने के लिए 2 लिखा गया है। ठीक है, कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो जो कॉपर होता है वो Ag को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? Ag को रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। मतलब सिल्वर को उसके कंपाउंड से हटा के खुद का क्या बनाता है? खुद का कंपाउंड बना, मतलब खुद का सोल्यूशन बना देता है। CuNO3 ट्वाइस।
ठीक है। तो होता क्या आता है, ये ब्लू कलर में हो जाता है। ठीक है, जो भी कलर में रहता हो, जिस भी कलर में हो, उससे क्या कलर में हो जाता है, ब्लू कलर में। हमको सिर्फ यही बताना है ना कि डालेंगे तो क्या होगा, तो डालेंगे तो सोल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो सिल्वर है वो शाइनी सिल्वर मेटल गेट डिपॉजिट, मतलब उसको डिपॉजिट कर देगा, उसके ही सोल्यूशन से उसको हटा देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होगी तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस का हमको एक एप्लीकेशन बताना है जो कि इंडस्ट्रियल के लिए हो। तो आंसर देख लेते हैं इसका। 2015 का एक क्वेश्चन है, CBSE 2015 में ही आया हुआ है। क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है कौन सा, ये क्या है, रिएक्शन है हमारा Zn और जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जब इनका रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है हमारा Zn सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है। इसका यूज हमें किस में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, CBSE 2015 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या दिया गया इसमें, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, गिव रीजन आल्सो। मतलब 2 क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया है A एंड B। इसमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा केमिकल चेंज है, और साथ में रीजन भी पूछ रहा है कि क्यों केमिकल चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की। ठीक है, देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स पिघल जाएगा। ठीक है, मतलब वैक्स का पिघलना। देखिए जब वैक्स पिघलेगा फिर हम उसको सॉलिड कर सकते हैं, और जब वैक्स पिघलेगा तब फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं। और जब किसी भी चीज़ को हम सॉलिड कर सकते हैं और फिर इसको मेल्ट कर सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इससे तो हमारा कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, फिर सॉलिड कर रहे हैं, फिर मेल्ट कर रहे हैं, फिर सॉलिड कर रहे हैं, यानी इससे नया सब्सटेंस हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बर्निंग ऑफ वैक्स की। किसकी, बर्निंग ऑफ वैक्स, किसकी बात करते हैं हम, बर्निंग ऑफ वैक्स की। जब वैक्स को हम बर्न कर देंगे तो राख हो जाएगा, जब वैक्स को हम बर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, राख। और जब वो राख हो जाएगा तो यानी नया सब्सटेंस बन गया। फिर हम चाहे राख से मतलब बर्निंग ऑफ वैक्स, मतलब फिर उसको वैक्स बना दे तो बनेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल चेंज कौन होगा, बर्निंग ऑफ वैक्स। और इसमें जो आंसर लिखा गया है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। बर्निंग ऑफ गैस, गैस के जगह पर आप वैक्स लिख लीजिएगा, गैस के जगह पर क्या लिखेंगे, वैक्स। क्या लिखेंगे, वैक्स। आप क्या लिखेंगे, वैक्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फाउंड ऑन बर्निंग। जलने के बाद उसमें नए प्रॉपर्टीज भी उसके हो जाते हैं और नया प्रोडक्ट भी होता है, पुराना वाला नहीं होता है। इसीलिए बर्निंग ऑफ वैक्स ही है हमारा क्या, विनर उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आइए बढ़ते हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, विच वन इज अ केमिकल चेंज, विच वन इज अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लग जाना, मतलब लोहे में जंग लग जाना है, ये हमारा केमिकल चेंज है, या मेल्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को पिघला देना, ये हमारा केमिकल चेंज है। हमको बताना है इन दोनों में से कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। और इस CBSE 2014 का क्वेश्चन है, पूरे 2 करोड़ के, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन ही केमिकल चेंज होगा, मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो आप पूछेंगे क्यों हो जाएगा, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता दूं, क्योंकि आपको
खुशी होनी चाहिए कि आप 2 करोड़ रुपये हार चुके हैं, ठीक है। और जो बताए वो 2 करोड़ रुपये जीत चुके हैं। मिलेगा पैसा मिलेगा सपने में आपको, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पे जंग लग जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पे क्या लग जाना, जंग लग जाना। सबको पता है जब एक बार लोहे पे जंग लग जाती है तो जंग क्या, वो जंग लोहे को खा जाती है। कितना भी मजबूत कितना भी अच्छा लोहा हो, धीरे धीरे उसको खा जाती है, धीरे धीरे उसको खा जाती है। और मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या है, मेल्टिंग ऑफ आयरन है हमारा लोहे को पिघलाना। तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता ही है कि लोहे को पिघला के इतना बड़ा लोहा है, क्या है, इतना बड़ा लोहा है, उसको पिघला के इतना बड़ा लोहा बना लिया, उसके पीसेस बना लिए, फिर मन भर गया उससे तो फिर इसको पिघला के फिर इतना बड़ा पीस बना लिए। तो ये क्या है हमारा मेल्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, फिजिकल चेंज है। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, जो हमने बताया वही हमने पाया, ठीक है। तब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, स्टेट 1 बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताना है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो तो मैं आपको बताऊं दूँ कि क्वेश्चन दिक्कत होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको कब से बता रहा हूँ। हमको लगता है जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का देखिए हम क्या क्या करा चुके हैं आपको। पहले तो इसके सारे क्या है, सारे मतलब इसके टॉपिक्स को 14-15 पार्ट में एकदम अच्छे से डिटेल्ड वे में कवर किया है, जिसमें हम आपको NCERT एग्जाम्पल भी कराए हैं, NCERT और PYQ भी कराए हैं, और एक एकदम डिटेल्ड वे में एथी भी कराया है, प्लस 1-2 एक्टिविटी भी बताया है। इतना करने के बाद इसमें जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा था तभी बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर लौटते अपने क्वेश्चन की तरफ। CBSE 2014 एंड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका 1 करोड़ का, कितने का, 1 करोड़ का। जो बता दिया उसको सपने में मिल जाएगा, और जो नहीं बताएगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बता दिए होंगे, क्यों, क्योंकि इजी है भाई क्वेश्चन। क्या है कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, और केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी को आप गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, उसको बर्फ़ जमाइए, फिर ठंडा कीजिए, फिर क्या कीजिए, उसको पिघलाइए, जो करना कीजिए, वो फिजिकल चेंज है। वो क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वो क्या है, कि वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्यों है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का मतलब होता है दूध से दही का बनना। एक बार जब दूध से दही बन जाए, एक बार जब मिल्क से कर्ड बन जाए, क्या बन जाए, मिल्क से कर्ड बन जाए, जब एक बार मिल्क से कर्ड बन जाए तो उसके बाद सबको पता है दही से दूध नहीं बनेगा, इसीलिए क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। सबको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द रिएक्शन। हमको एक रिएक्शन दिया गया है, उसमें हमको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। और CBSE 2000 मतलब समझ ही होंगे, 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, जो खुद को क्या करे, खुद को क्या करे, खुद को रिड्यूस करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरा समझ में आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे जो कॉपर है ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, पर वाटर को क्या कर रहा है, मतलब H2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे CO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। NCERT का मतलब क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कराया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो ठीक है।
अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया गया? राइट अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, मतलब कुछ नहीं, बस एक ही रिएक्शन दी गई है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का आया क्वेश्चन हुआ है? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है हमारा? दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिया गया क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH होता है, इसका फार्मूला होता है NaOH। फिर हम जानेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है H2SO4, उसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 होता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तब बनता है हमारा, क्या बनता है? बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा? सोडियम सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट प्लस, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है, पानी। क्या बनता है? पानी। सोडियम सल्फेट और पानी बनता है, ठीक है। और आंसर में भी आप देख सकते हैं वही बना हुआ है, ठीक है, यही है आंसर। बस इस डॉलर का जगह पे हमको ऐसे एरो लगाना है, ठीक है। तो हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस किए हम, क्योंकि बैलेंस करने के लिए भी बोला था, तो हम इसको बैलेंस कर दें, ठीक है। बैलेंस किए हैं तो 2NaOH हो गया है, फिर सल्फ्यूरिक एथी हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन हो गया तो सोडियम सल्फेट और पानी बन गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम 43 पेज करने वाले हैं। 43 पेज, 43 पेज का मतलब होता है बहुत करना होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे पेज पे हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन बोले तो क्वेश्चन नंबर 9 को करना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमारा? नेम एंड स्टेट द लॉ केप्ट इन माइंड व्हेन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे हैं, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो हमको किस 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 लॉ को अपने माइंड में रखना होता है। तो वो लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, और इसे बेसिक 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही क्यों होता है? दूसरा कोई लॉ क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको सिखाता है क्या? मैटर की जगह पे आप मास लिख लीजिएगा, ठीक है। मैटर भी सही है पर आप मास लिख लीजिएगा। मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास बन सकता है ना मास ख़त्म हो सकता है। मतलब मास जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, जितना रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपने माइंड में रखते हैं और हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखा करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें क्या लिखा है? वही लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस स्टेट दैट मैटर का नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 10 की तरफ, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? और ये भी है आपका कितने 2 रुपया का सवाल। कितने का? 2 रुपया का सवाल है आपके पास, ठीक है। 2 रुपया का सवाल है आपके पास। क्या? व्हाट इज मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? देख सकते हैं CBSE 2011 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको निपटा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आप केमिकल रिएक्शन से कौन क्या समझता है भाई बता दो, बता दो। आप लोग बता दिए, बहुत खुशी हुई हमको सुन के। ये दूध से दही का बन जाना ही हमारा होता है CURD कार्ड, मतलब दही। दूध से दही का ही बन जाना हमारा होता है क्या? केमिकल चेंज।
यानी किसी चीज़ से नया चीज़ बन जाए और वो नया चीज़ पुराने चीज़ में ना जा पाए और नया चीज़ पुराने चीज़ में ना जा पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट आर कंपाउंड। सो मैं बात बुलाऊँ वही बात लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप कमेंट करेंगे तो सारे PDF मैं आपको कहाँ दे दूँगा, कहाँ दे दूँगा, आप कमेंट कीजिएगा फिर मैं बता दूँगा कहाँ दूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, मतलब करते हैं साथ मिलके। क्या दिया गया है, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एट वाटर इज अ कंपाउंड दैट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एक्सटेंसिव फायर। वाई कह रहा है हाइड्रोजन जो होता है ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है, मतलब जलने में बहुत अच्छा होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्टर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, यानी कोई चीज़ जलता है उसमें मदद करता है। तो इन दोनों को मिला के जो हमारा कंपाउंड बनता है वाटर, वो आखिर आग को बुझा क्यों देता है, आग को बुझा क्यों देता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और ये पूरे हैं 10 रुपये का सवाल, पूरे हैं 10 रुपये का सवाल। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पानी होता है H2O, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसीलिए पानी आग को बुझा देता है। और अलग अलग H और O की प्रॉपर्टी अलग होती है, अलग अलग H और O की प्रॉपर्टी अलग होती है। मतलब कि अलग 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 प्रॉपर्टी शो करेगा और एक साथ मिलेगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सफाया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, कोई कमी होगी वो भी बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया है, नाइट्रोजन गैस दिया है प्योर फॉर्म में, N2 जहाँ भी दिखे, H2 जहाँ भी दिखे, O2 जहाँ भी देखिए, समझिए क्या है, इसका प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस है हमारा और हाइड्रोजन गैस है हमारा, इन दोनों को मिलकर अमोनिया बना रहा है हमारा, अमोनिया मतलब NH3 बना रहा है। ठीक है, आप बैलेंसिंग करने के लिए आगे पीछे जो लगेगा वो लिख दिया है 2 3। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियोस पढ़े होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे, आपको याद हो गया होगा कि एक दिन आप क्लास में बैठे थे, शांति से बैठे थे, या आप किसी का लंच खा रहे थे या झगड़ा कर रहे थे, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, शांति से बोर्ड की तरफ ही देख रहे होंगे क्योंकि क्लास में क्लास टीचर होगा। पूछेंगे मुझे कैसे पता है क्लास में क्लास टीचर होगा, बताऊँगा आपको कि ये नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा और आपके सामने 2-4 दिनों के बाद एक टॉपिक आया होगा जिसका नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो आपके टीचर जो मतलब जिनसे आप पढ़े होंगे वो बहुत ही प्यार से आपको समझाए होंगे क्या, कि देखो बच्चों, कई सारी चीज़ें मिलके कोई एक चीज़ बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई सारी चीज़ें मिलके कोई एक चीज़ बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बस यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई कीजिए, आपको आंसर फट से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा कि देखिए नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है, दोनों को मिलकर अमोनिया बना रहा है, यानी NH3, ये भी गैस ही है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके एक चीज़ बन रहा है, दो चीज़ों से मिलके एक चीज़ बन रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ कि जब कई चीज़ों से मिलके सिर्फ एक चीज़ बने, वही होता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पूछा है कौन सा रिएक्शन है, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये कितने रुपए का सवाल था आप हमको कमेंट करके बताएं। ठीक है, नहीं बताए कमेंट करके तो सपने में जितने भी जीतोगे पैसे उनको नहीं मिलेगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या दिया गया है? इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है? कह रहा है कॉपर मेटल को हीट किया जा रहा है, ओवर अ फ्लेम डेवलप्स अ कोटिंग, एक कोटिंग बना रहा है। व्हाट इज द कलर एंड कंपोजिशन ऑफ द कोटिंग? जो कोटिंग बना रहा है उसका कलर और कंपोजिशन हमको बताना है। ठीक है, तो कलर और कंपोजिशन हमको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरे आपके 20 रुपये का सवाल है। कितने रुपये की? 20 रुपये का सवाल है। ठीक है, तो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि उसका कलर और कंपोजिशन क्या क्या है, तो ब्लैक कलर्ड कोटिंग होगा। ब्लैक कलर मतलब उसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, और उसका ब्लैक कलर कोटिंग इज फार्म्ड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और ब्लैक कलर का कोटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ब्लैक कलर याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि भूल भटक के अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दिया गया है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस एट 340 ATM टू फॉर्म अ मिथाइल अल्कोहल। 2011 क्वेश्चन है और सच में ही अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं आपने इससे पहले ये क्वेश्चन देखा भी होगा कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमारा? इसमें हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो इसको मन कर रहा है वो बोल रहा है, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है हमको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करे कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, यानी CO जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, किस चीज़ पे? 340 ATM प्रेशर। ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और हाइड्रोजन मतलब 2H2O। ये दोनों गैस जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब रिएक्ट कर रहा है तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, जिसका फार्मूला होता है CH3OH। क्या फार्मूला होता है? CH3OH। अब मिथाइल अल्कोहल का यही क्यों फार्मूला होता है, ये आप जब 10th में के लास्ट तक जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला इसका क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला बनाना भी सीख जाएंगे लगभग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? दिया गया विच वन इज अ केमिकल चेंज। फिर वही क्वेश्चन कि कौन सा केमिकल चेंज है? फर्मेंटेशन ऑफ जूस आर डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। फर्मेंटेशन ऑफ जूस होगा या डाइल्यूटिंग ऑफ जूस होगा? ये कमेंट करके आप हमको बताइए। कमेंट करके क्या बताएंगे? सबको पता है भाई, क्या फर्मेंटेशन ऑफ जूस इज अ केमिकल चेंज। पूरे 1 पैसा का क्वेश्चन था। ठीक है, पैसा देखे हैं कितने लोग कमेंट करके बताएंगे? वैसे मेरे ख्याल से कोई नहीं देखा होगा। देखिए कितने खुश नसीब है हम, एक क्वेश्चन हमको नहीं करना पड़ेगा, सीधा 15 के बाद 17 आ गया। जो मैं आपसे बोला था कि पूरे 110 क्वेश्चन करेंगे, आपको जान के खुशी होगी कि हम अपना इरादा बदल के 109 क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोला है? बोला है इज बर्निंग अ कैंडल वैक्स। किसी कैंडल वैक्स को जला रहा है। ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। कुछ देर पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर ही किया है। क्या है कि कैंडल वैक्स नहीं था, उसमें बर्निंग ऑफ वैक्स था। लेकिन समझ जाइए, किसी भी चीज़ को जब हम जला देंगे तो उसका राख बचेगा, जिससे हम क्या उस चीज़ को दोबारा नहीं बना सकते। उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये तो डॉलर वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके लिए डॉलर वाला भी क्वेश्चन आता है, आप लोग कितने अच्छे हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है हमारे पास। दिया है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करना है हमको?
राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, हमको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है फॉर द केमिकल रिएक्शन, इसके लिए केमिकल रिएक्शन के लिए दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, हमको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आता हो, और आपको बता दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आता है, यानी हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमको एक क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। आपको याद होगा आपके क्लास टीचर, मतलब जो भी टीचर आपको मैथ पढ़ाते होंगे, बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन पढ़ाए होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए होंगे, जिसमें से कुछ रिएक्शन ऐसे बताए होंगे जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताए होंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जो कि पीपीटी फॉर्म करता है। सबसे इजी बात कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म करता है, आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पढ़ाया गया है। मैं तो पढ़ाया हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, जाकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला देखेंगे तो पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो लिख ही दिया गया है। अब क्या बताएं अब इसके बारे में हम कि एक बार की बात है AgNO3 एक्वस फॉर्म में था, और जो नमक होता है NaCl वो भी एक्वस फॉर्म में था, लेकिन जब दोनों मिले तो गड़बड़ हो गई थोड़ा, दोनों का मन नहीं लगा, तो बोले भाई तू मुझसे एक्सचेंज हो जा, मैं तेरी जगह पर चल जाता हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरी जगह पर आता हूँ। ऊपर अब बोला हाँ भाई बिल्कुल तू सही कर रहा है, मेरा मन भी यहाँ नहीं लग रहा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तू वहाँ जा। तो Ag चला गया, कहाँ चला गया, AgNO3 को छोड़ के Cl के पास चला गया, और NaCl को छोड़कर NO3 के पास चला गया। तो यही हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अभी तक हमने 19 क्वेश्चन किए हैं और टाइम आधे घंटे बीत चुके हैं, आपको जान के खुशी होगी। अभी हमको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओह माय गॉड, इतना मुश्किल क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखा होगा, ठीक है। इसी बात पे लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में मेन डिफरेंस बताना है। तो मेन डिफरेंस इसका यही है कि देखिए ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, इसका मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये और ये और ये, और इसमें देखिए ये अलग अलग है, इनको एक मन ना समझिएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये है एक्सोथर्मिक और ये है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक में हीट निकल रहा है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है, तो देखिए एक्सोथर्मिक इसमें से निकलेगा, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक में क्या करेगा, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करेगा। तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, इतना ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व्ड, जो मैं आपको बात बताया हूँ, एंड एक्सोथर्मिक हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब इसमें हीट निकलता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आते हैं अपने 20 नंबर का क्वेश्चन पे, जो कि देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और क्या कर सकते हैं, टेक्निकल, ठीक है। लेकिन देख लीजिए 2 सालों में आया, 2008 में भी आया, 2010 में आया, मतलब कि 2008 में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो 2010 के टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बोला होगा ओह इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसीलिए 2 बार आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है आप में भी आ जाए, तो अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस केमिकली विथ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद आपके 2024 के बोर्ड पेपर में
आ जाए, क्योंकि इसकी आने की गारंटी है 99.19%। 99.19% कि आपकी ये हर 2-3 साल के अंदर में आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका लक अच्छा होगा तो इस बार आप में आ जाएगा, और मैं पहले बता ही दिया हूँ। ठीक है, देखिए क्या होगा जब क्विक लाइम को हम पानी में मिलाएंगे। क्विक लाइम को हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्विक लाइम का फार्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO। क्या होता है CaO, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। CaO को जब हम पानी में मिलाएंगे, डॉलर नहीं है, जब CaO को हम पानी मिलाएंगे हमारा बनता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, और हीट भी निकल जाता है। ठीक है, तो हीट को छोड़िए, मारिए गोली उसको। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जब ये दोनों मिलता है तो CaOH ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम। और ये जो पानी है, ये दोनों जब मिलते हैं तब बनता है हमारा स्कल्ड लाइम। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वही स्कल्ड लाइम, और क्या होता है, हीट निकल जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है आंसर में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्कल्ड लाइम इज फाउंड। सही बात है, स्कल्ड लाइम फॉर्म होता ही है, मैं भी यही बताया हूँ। ठीक है, विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, मैं आपको जैसे बताया हूँ कि हीट भी निकलता है, किसके साथ, हिसिंग साउंड के साथ, इस साउंड के साथ हीट निकलता है। ठीक है, और इसी के साथ आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 में। और आप सबको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमने पूरे 20 क्वेश्चन अपने पूरे मन से कर लिए हैं। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या दिया गया है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये सबको पता है प्रोसेस ऑक्सीजन के टर्म में और हाइड्रोजन के टर्म में होता है, तो बता दें, बिल्कुल बता दें। वैसे अच्छा टॉपिक है, अगर इसमें डाउट होगा तो आप मेरा वीडियो या बुक से या कहीं से भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, इस टॉपिक से तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम करते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के टर्म में होता है, पता है क्या आपको, ऑक्सीजन के टर्म में होता ये है कि जब गेन करता है ऑक्सीजन तो ये होता है ऑक्सीडेशन। जब गेन करता है ऑक्सीजन तो होता है ऑक्सीडेशन, और जब लूज करता है ऑक्सीजन, लूज करता है तो होता है हमारा रिडक्शन। ठीक उसके उल्टा, वैसे ही नहीं, ठीक उसके उल्टा, हाइड्रोजन लॉस करता है तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन गेन करता है हमारा तो होता है क्या, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, बस यही होता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, वही बात लिखी होगी, क्योंकि मैं गलत थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ यार। आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। रिडक्स जो मैं बताया हूँ वही बात लिखी गई है, बस से अपने लैंग्वेज में थोड़ा लिखा है। ठीक है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, जो मैं आपको बताया हूँ वो 100% सही है, उसी को याद रखिए, इसका चक्कर में ना जाइए, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीजन जब कोई रिएक्शन गेन करेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, लूज करेगा तो होगा रिडक्शन। ठीक है, ठीक वहीं पे हाइड्रोजन के केस में उल्टा हो जाता है। अगर गेन करेगा हाइड्रोजन तो हो जाएगा रिडक्शन, और लूज करेगा हाइड्रोजन तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमको एक एग्जाम्पल देना है, ओनली विथ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, और उसको हम पूरे तरीके से एकदम बैलेंस करके देना है। ठीक है, और आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे तो आप देख सके होंगे कि हमारे पास बैलेंसिंग का कितना सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किसका, बैलेंसिंग का।
इसीलिए आप बैलेंसिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और ये 2011 में क्वेश्चन है, 2011 में एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 4-5 सालों में तो आया ही होगा। सेम यही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो आया ही होगा, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल दे देना है, इसमें जो लिखा गया वही देख लेते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जब हम किससे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा डॉलर नहीं बन रहा है, हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारा रिएक्शन हो रहा है, डॉलर नहीं बन रहा है, डॉलर आ गया है, इसको रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन हो रहा है तो हमारा बन रहा है BaSO4, क्या बन रहा है, BaSO4 2HCl, ठीक है। इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यही क्यों बन रहा है आपको पता है, देखिए मैं इसके पीछे कहानी बताता हूँ, यही क्यों बन रहा है, ठीक है। डॉलर को जगह पे ये तीर है, डॉलर की जगह पे तीर है, ठीक है। तो देखिए BaCl2 दोनों साथ रह रहे थे, अब Ba जो है Cl के साथ रहता है तो तंग आ चुका है, ठीक है। ठीक वैसे ही H2SO4 जो हाइड्रोजन है वो सोडियम सल्फेट के साथ रह के परेशान हो गया है, हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट के साथ रह के परेशान हो रहा है। तभी ये दोनों आपस में जब मिले तो सल्फेट बोला क्लोरीन भाई, नहीं बेरियम बोला क्या हाइड्रोजन भाई, बहुत दिक्कत है। तो बोला क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन बोला क्या दिक्कत है। जब बेरियम बोला बहुत दिक्कत है तो हाइड्रोजन बोला क्या दिक्कत है, बोला मैं रह के परेशान हो गया हूँ। तो ये बोला अरे यार तुम रह के परेशान हो गए, साथ सबसे ज़्यादा मैं परेशान हुआ हूँ। बोले ठीक है, तब इसी बात पे हम चेंज कर लेते हैं एक दूसरे को, देखते हैं फिर क्या होता है। तो दोनों एक दूसरे को चेंज कर लिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे को चेंज कर लिए। तो जब चेंज हुआ तो Cl के पास चला गया हाइड्रोजन और SO4 के साथ चला गया Ba। तो ऐसे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसका एक पूरा होता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मौज कीजिए, और नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या कहीं से भी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए, या हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ट्रिक के साथ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ क्या दिया गया है, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस, किस बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम देने वाली कोई बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्या दिया गया, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वाइट सिल्वर क्लोराइड, मतलब क्या हमको कलर ऑब्जर्व होगा जब वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट, स्टेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ हिज चेंज, हमको मतलब कलर में क्या चेंज होगा ये बताना है, और सनलाइट में जब एक्सपोज जाएगा तो, ठीक है। तो 2009-2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो 2009 और 2010 का क्वेश्चन है, क्या होगा, ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड, क्या होगा, ग्रे कलर सिल्वर मेटल फॉर्म होगा, किस कलर का, ग्रे कलर, एंड पंजेंट स्मेलिंग क्लोरीन गैस इज बर्ड, पंजेंट स्मेलिंग होगा क्लोरीन गैस का, ठीक है। और AgCl सनलाइट, मतलब वही रिएक्शन लिख दिया गया है, AgCl को जब सनलाइट में कर रहे हैं तो 2AgCl2 में टूट जाता है, ठीक है। ऐसा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन 25 की तरफ, उम्मीद करता हूँ आपको 24 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन हमारा 25 क्या बोला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमको क्या लिखना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड सिल्वर इंडिकेटिंग अ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट, हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है किसके बीच में, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, और उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना है, ठीक है।
तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 या सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, आए दोनों किस फॉर्म में, उसका स्टेट भी पूछा है तो फिजिकल स्टेट इसका भी एक्वस होता है, इसका भी एक्वस होता है। ठीक है, दोनों का फिजिकल स्टेट किस में है, एक्वस में होता है। जब क्या होता है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, क्या होता है, दोनों का रिएक्शन होता है तब बनता है AgCl। क्या बनता है, AgCl सॉलिड फॉर्म में। AgCl बोल रहा हूँ मैं, हाँ AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड बनता है हमारा सोडियम फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट बनता है हमारा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हीट के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है और कंप्लीट भी करना है। तो क्या किया जाए बैलेंस। ठीक है, ये रिएक्शन में आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, 2010 का क्वेश्चन है, अगर आप बोले तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ये रिएक्शन दोबारा से लिख सकता हूँ। देखिए दिया गया है हमारा Fe2O3, क्या दिया गया है, Fe2O3। इन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है, मतलब FeO, गलती हो गया यार, देखिए Fe2O3 का जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एल्युमिनियम बेचारा तो अकेले घूम रहा था, और ये जो Fe है वो O के साथ मौज कर रहा है। तो बोला भाई अकेले मौज करोगे, ठीक है, तो बोला भाई तू भी मौज कर ले। तो Fe अलग हो गया, अब Fe अलग हो जा रहा है और Al किसके साथ चला जा रहा है, AlO3 के साथ चला जा रहा है। ठीक है, AlO3 के साथ चला जा रहा है। तो अब इसको बैलेंस कर देंगे, तो देखिए 2 Fe 3 O, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये बैलेंस करके यहाँ पे लिखा गया है, मेन मोटिव था आपको समझाना, समझा दिया मैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे बनता है, बैलेंस करना आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता होगा तो जाकर हमारा वीडियो देखिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हमको इसको भी बैलेंस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बैलेंस कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो हम करके बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर एक Pb है, इधर भी एक Pb है। ठीक है, इधर 2 नाइट्रोजन है, पर इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर हम 2 नाइट्रोजन कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया है, आप चाहें तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। देखिए इधर इसको बैलेंस करके इस इक्वेशन को पूरा की तरह लिखा गया है। ठीक है, और बैलेंस करना आपको आता ही होगा अगर आप PYQ देख लें तो। और ये 2009 का क्वेश्चन है CBSE का। ठीक है, सिर्फ 2009 का नहीं है, 2015 के बाद भी ये कई बार आया गया है। और हमको लगता है ये क्वेश्चन तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन नहीं विश्वास है तो अपने स्कूल में जो मैथ पढ़ाते होंगे ये रिएक्शन लिख लीजिए कॉपी में, या ले जाकर दिखाइएगा, बताएंगे बेटा, कहेंगे बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आ गए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन के टाइप को पहचानना है हमारा। देखिए इसमें भी सोडियम सल्फेट है, इसमें बेरियम क्लोराइड है। तो अभी किए हैं क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी ऊपर ही किए हैं क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन था हमारा, अभी बस यही क्वेश्चन ही था। हाँ यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन अभी हमने किया है। और 28 में जाकर देखिए वही क्वेश्चन फिर मिल गया, समझ गए होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए FeCuSO4, ये भी क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पूछेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बोलूँगा देखिए ये आयरन अकेले घूम रहा था बेचारा, कॉपर सल्फेट के साथ है, बोला भाई तू ही मौज करेगा, मुझे भी थोड़े कर लेने दे। तो जो आयरन है वो सल्फेट के पास आ गया, कॉपर
हट गया माउस भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में इसका टाइप बताना है। दो चीज़ से मिलके $1 बना रहा है। डॉलर नहीं है ये, तीर है ये, तीर। क्या ये तीर है, ऐसे तीर है वो, ठीक है, डॉलर नहीं तीर है वो, तीर। क्या रिएक्शन दिया गया, हमारा दिया गया रिएक्शन 2H2 और O2 मिल के हमारा बना रहा है एक नया कंपाउंड 2H2O, मतलब पानी। और जब ये पानी बना रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन रही है। दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन रही है, तो ऐसा सिर्फ कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं 31 की तरफ, ठीक है। क्या दिया गया, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2008 का भी, उसी भी 2008 देख के मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले के ये रिसेंट ईयर्स में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए उसको बैलेंस करके यहाँ पे हमने लिख दिया है। एक एल्युमिनियम से 2 एल्युमिनियम हो गया है, एक कॉपर से 3 कॉपर हो गया है, 2 Cl से 6 Cl हो गया है, और इधर भी 2 एल्युमिनियम 6 क्लोरीन, क्योंकि इधर भी 6 क्लोरीन है और 3 कॉपर, ठीक है। देख लिए। अब बढ़ते हैं 32 तक। ये भी दिया है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कितनी बार आ गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाए। फिर क्या दिया, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फिर वही क्वेश्चन। इसको बैलेंस करने की देख सकते हैं आप, बैलेंस करने वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और $1 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जगह पे तीर होना चाहिए, ठीक है यार, ऐसे जाओ इससे तीर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और क्या दिया गया, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब होता है HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब होता है हमारा HCl। डाइल्यूट HCl को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, कॉपर ऑक्साइड पाउडर में। कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसका पाउडर में हम HCl को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। द सॉल्यूशन इज फार्म्ड इज ब्लू कलर। तो हमको ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है, किस कलर का मिल रहा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, ठीक है। प्रोडक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ब्लू कलर ग्रीन कलर सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन। मतलब कि जब CuO प्लस HCl हमारा मिल रहा है, तो जो बन रहा है इससे हमारा कंपाउंड वही हमको बताना है। तो CuCl2 2H2O बनेगा हमारा, ठीक है। और CuCl2 का कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर होता है CuCl2 का कलर, ठीक है। कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम इम्पोर्ट्स ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर अपने 35 का क्वेश्चन, और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि हम पूरे 1 मार्क्स वाले 35 क्वेश्चन लाए थे, जो कि अभी कंप्लीट होने वाले हैं। इसी बात पे लाइक तो बनता है, ठीक है। तो ये 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, वाई इज रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ही क्यों कंसिडर किया जाता है रेस्पायरेशन को, ठीक है। तो रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए एक्सोथर्मिक में इसके इसलिए क्या, देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब तो ये होता है ना कि हीट बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। और आप सांस ले रहे हैं, ऐसा सांस ले रहे हैं, जो अंदर ले रहे हैं, जब उसको बाहर निकाली तो देखिए वो गर्म निकलेगा। जो बाहर आप ऐसे अंदर इनहेल करके जब एक्सहेल कर रहे हैं, तो देखिए जो निकल रहा है वो गर्म निकलेगा, मतलब वो गर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक में लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ रहा होगा तो खुशियाँ मनाइए, क्योंकि आप 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, 1 मार्क्स की तरफ से बढ़ के। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको मैं सब अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, जो कि अभी 2 नंबर के क्वेश्चन है सारे। क्या दिया है, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। इसेंशियल कंडीशन बताना है जिस पे रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और इसका एक एप्लीकेशन भी बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या 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 क्या
सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और दिस रिएक्शन है यूज इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, इसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। देखिए जो दिया गया है 2AgBr जो दिया गया है ये स्प्लिट हो जा रहा है 2Ag प्लस Br में, तो यहाँ पे सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। और इस एप्लीकेशन का यूज होता है वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में, इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, इसमें 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक है, जो कि क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। हमको इसको इक्वेशन को कंप्लीट करना है। पहली चीज़ हमको ए में दिया गया और बी क्या दिया गया, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। अभी ऊपर जो किए हैं हम सेम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया हूँ अच्छे से। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये भी अभी ऊपर हमने नहीं, ये नहीं किए थे, दूसरा ये थे। ठीक है, देखिए 2016 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा है, शानदार है, मस्त है। ठीक है, 2016 में आया हुआ है ना, वो 2008 की, 2009 की, 2010 में था CO वाला। मैं आपको क्या बोला था, ये हर 2-3 साल में आता ही आता है। देखिए तो FeSO4 को जब हीट से पास करेगा, देखिए मैं आपके लिए रिएक्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान जो है ना। देखिए FeSO4 को मैं जब हीट से हम पास करेगा, मतलब हीट जब इसमें आएगा तो ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। ठीक है, किसमें टूटता है, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। ये जब स्प्लिट होता है तो Fe2O3 और SO2 में स्प्लिट होता है। ठीक है, और दूसरा जो बताया लिखा है, जब पानी में ऐड हो, क्या पानी में ऐड हो, क्विकलाइम को जब पानी में ऐड करते हैं तो उसका इक्वेशन लिखना है। तो क्विकलाइम को जब पानी में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्केल्डाइम। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होता है। अभी ऊपर ही क्वेश्चन किए तो। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्या लिखा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ हमको रिएक्शन दिए गए हैं, इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। और ये भी CBSE 2016 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, CBSE 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, क्या दिया है, क्वेश्चन हमको दिख गया है, बस उसको लिख के बैलेंस कर देना है। बस इस डॉलर के जगह पे तीर बना देना है हमको। ठीक है, क्या करना है, डॉलर के जगह पे हमको तीर बना देना है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है और ऑक्सीजन है। जब रिएक्शन हो रहा है तो पानी और गैस बन रहा है, SO2 गैस और पानी लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही बेरियम क्लोराइड रिएक्टेड इन एक्वस सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड विथ जिंक सल्फेट। एक्वस फॉर्म में बेरियम क्लोराइड है और जिंक सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है बेरियम सल्फेट जिंक क्लोराइड, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। जो क्या दिया गया, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन डाटा नोटेड व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनसाइड अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये आपका NCERT का एक्टिविटी का क्वेश्चन है, NCERT का एक्टिविटी का क्वेश्चन है। किसका, एक्टिविटी है, NCERT का एक्टिविटी है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो हमको 2 ऑब्जर्वेशन ही लिखना है क्योंकि एक्टिविटीज, देखिए एक्टिविटी उसमें दिया गया है, जाके देखिए आप, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। अगर आपको इतना करने में अगर दिक्कत हो रही हो तो हम खुद ही लिखे हैं, वही देख के लिख लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए, फ़ायदा करेगा आपके लिए। एंड उसका रिएक्शन भी लिखना हमको। तो देखिए, द ब्लू कलर सोल्यूशन विल बिकम पेल ग्रीन, मतलब पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। देखिए जो दिया है Fe आयरन जो दिया गया वो पहले ब्लू कलर में होगा, लेकिन जो CuSO4 होगा, ठीक है, CuSO4 वो पेल ग्रीन कलर में होगा। ठीक है, आज जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो ये रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। आप पूछेंगे कॉपर का कलर तो दिया ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कॉपर ब्लैक कलर में होता है। किस कलर में, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विल बिकम पेल ग्रीन, रेडिश ब्राउन मेटल इज गेट डिपॉजिट्स। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ क्या दिया गया, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है
और डॉलर का जगह पे तीर रहेगा, ठीक है। तो बता दे रहे हैं कौन सी बड़ी बात है उसमें। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है, जो खुद को क्या करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, प्लस बताना है कि Mn और Al में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आपको बता दूं, मैं जब कल क्वेश्चन कराया था तो कल भी एक क्वेश्चन कराया था, और ये क्योंकि ये 2015-2016 में आया हुआ है, और 2015 के सारे क्वेश्चन मैं कल करा दिया हूँ। आप जब इस जो देख रहे हैं वीडियो, इसको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इस चैप्टर के 2015 में, मतलब इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आया था सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। हो सकता है इसके आने वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ, फिर बीच बीच में इस चैप्टर के 23, 22, 21 का भी लाऊं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, तभी तो आपको देखने को मिलेगा ना, ठीक है। तो देखिए Mn और Al में सिंपल सी बात है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, बताइए, मैं तो कल ही पढ़ाया हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें रेड्यूसिंग एजेंट बता देते हैं। तो Al जो होता है वो रेड्यूसिंग A1 लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पे A1 लिख दिया गया है, Al है ये, ठीक है। Al रेड्यूसिंग एजेंट होता है और Al ज़्यादा रिएक्टिव होता है Mn से, ठीक है, क्योंकि Al डिस्प्लेस Mn फ्रॉम MnO2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल, ये भी कल कराया था मैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। हमें स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्यों क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, हमको आंसर बताना है, उसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो सबको पता है स्केलेटन इक्वेशन का दूसरा नाम है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। अब आंसर इसका देख लेते हैं। वी मस्ट टू बैलेंस अ स्केलेटन इक्वेशन so far as ensure that the reaction follow the law of conservation of mass. Total mass of the reactor must be equal to the total mass of the product. That is why all reaction should be balanced. जो मैं बोला हूँ वो लिखा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इसकी तरफ 42 की तरफ क्या दिया गया है, अ मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, मतलब मेटल को एक मेटल को ट्रीट किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक गैस निकल रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हम लोग किया था, बस उस गैस का नाम नहीं लिखे थे तो लिख देंगे, ठीक है। मेटल ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 अ गैस एबल टू कलेक्ट द मेथड इन शोन इन फिगर। हमको तो कोई फिगर नहीं दिया है, फिर भी हम करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब एक मेटल को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं तो एक गैस निकल रहा है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन हमारे हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हमसे नेम द गैस लिबरेटेड, मतलब कौन सा गैस निकल रहा है, तो H2 गैस निकलता है, ठीक है। नेम द मेथड बाय यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ गैस, मेथड कौन सा होता है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। इज गैस सॉल्युबल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, गैस सॉल्युबल आर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, गैस इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। इज द गैस लाइटर आर हैवियर देन वाटर, गैस मतलब जो गैस होता है वो हवा से भारी होता है या ठंडा होता है, तो हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन गैस जो होता है, मतलब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस की बात की गई है, तो हाइड्रोजन गैस हवा से क्या होता है, ठंडा होता है। ये फिगर यहाँ पे छूट गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ क्या दिया गया है, गिविंग एन एग्जाम्पल लिस्ट टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गिविंग एन एग्जाम्पल लिस्ट टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूला विच मेक्स अ केमिकल रिएक्शन मोर यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। ये भी कल क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ये क्या दिया गया, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करना पड़े, मतलब इससे और आसानी से समझ में आए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए दो काम, मतलब दो चीज़ें पूछिए, तो दो चीज़ें हम बता दे रहे हैं। पहली चीज़ क्या, उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ऐसे पानी सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में, चाहे कोई भी चीज़ किस चीज़ में। दूसरा, ये शुड बी स्पाई कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है कि ठंडा है तो हो रहा है, तो गर्म हो रहा है तो हो रहा है, मतलब उसका कंडीशन लिखना पड़ता है। तो दो चीज़ें लिखनी पड़ती है जिससे और इन्फॉर्मेशन हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। हम बात हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, ये भी कॉल कराया था और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो अपने जो टीचर होंगे उनसे जाकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक्स बेरियम क्लोराइड और ये डॉलर की जगह पे तीर है, ठीक है। एक्स और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड, वाई प्लस सोडियम क्लोराइड। हमको एक्स और वाई बताना है और टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो एक्स और वाई हमारा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एक्स हमारा होता है क्या, एक्स हमारा होता है BaCl2 होता है और वाई हमारा होता है AgCl होता है। वाई हमारा होता है BaNO3 मतलब BaCl2 बेरियम क्लोराइड हमारा एक्स होगा और वाई हमारा क्या हो जाएगा, नहीं यार, एक्स हमारा होगा सिल्वर नाइट्रेट, एक्स होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट और वाई होगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और टाइप ऑफ रिएक्शन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर अपने 45 की तरफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं कल कराया था पर फिर भी आज भी आपके लिए हाजिर है क्वेश्चन, ठीक है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप सबको पता ही है, 6 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर रहता है और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। तो उसी को बैलेंस करके हमने लिख दिया है, तो ऐसे हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6CO2 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए आप। और फिर पूछा वाई डू डिजर्ट प्लांट मेक कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वाई डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्यों लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नाइट, मतलब कब लेते हैं, वे मतलब कब लेते हैं, तो रात में लेते हैं। तो आप सबको पता है कि वो रात में क्यों लेते हैं, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा रात में खुला रहता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट, उनका जो स्टोमेटा होता है, देखिए दो क्या होता है, डेजर्ट प्लांट होता है। जो डेजर्ट प्लांट होता है उसका जो स्टोमेटा होता है, क्या होता है, स्टोमेटा, ठीक है। जो उसका स्टोमेटा है वो रात को खुलता है। तो रात को खुलता है तो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको एसिड के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में स्टोर रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। डेजर्ट प्लांट के रात, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके रात में उनका स्टोमेटा खुलता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको एसिड के फॉर्म में अपने अंदर रखते हैं और जब दिन में सूरज निकलता है फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। क्या दिया गया है, 2 रिएक्शंस आर गिवन बिलो, ये और ये, यहाँ पे देखिए फिर डॉलर आ गया है तो डॉलर के जगह पे हमारा रहेगा क्या, तीर रहेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही है, हाँ है ये यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड गिविंग जस्टिफिकेशन इन इस केस। हर केस को हम मतलब इन दोनों में हमको जस्टिफाई बताना करना है और क्या करना है और बताना भी है कि किस टाइप का रिएक्शन है ये, अच्छा टाइप का रिएक्शन है, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें CO, आइए इसमें देखिए बता दे रहा है। देखिए यहाँ पे K है या Cl है, तो K जो है वो I को डिस्प्लेस करके Cl के साथ चला जा रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो 2K और Cl है ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज Cl2 डिस्प्लेस I2 KI के सोल्यूशन से जो बताया हूँ, और ये दो चीज़ें मिलकर नई चीज़ बन रही है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज K रिएक्ट टू Cl2 टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर। कॉपर पाउडर को एयर में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड with
बिकम कोटेड विथ ब्लैक CO मतलब कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन किए थे 1 मार्क्स में था। ठीक है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कॉपर, वो जो ब्लैक कलर कोटिंग है वो ब्राउन कलर में कैसे होगा। राइट अ केमिकल रिएक्शन डेट अकाउंट ड्यूरिंग दिस चेंज इन कलर। तो हमको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यही वो रिएक्शन है, CBSE 2015 का क्वेश्चन है। इसमें जो पाउडर है, CU का जो पाउडर है, कॉपर पाउडर, वो रिएक्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन, इसके लिए लिखना था, लिख दिया। देखिए एक आ रहा है कॉपर, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन आंसर कितना ईजी है। कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं एयर में, ठीक है, तो बिकम कोटेड हो रहा होकर, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोटेड होकर CuO बना ले रहा है। ठीक है, और हाउ कैन ब्लैक कोटिंग इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कॉपर। तो देखिए ये CU ब्लैक में, CU का कलर अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। जब CU कलर जब ब्लैक होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका कलर हो जाता है ब्राउन। जो CU है इसका कलर है क्या, ब्राउन। इसका कलर क्या है, ब्राउन है। इसका कलर क्या है, ब्राउन है। CU अकेले ब्लैक होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्राउन कलर में हो जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड किस कलर में होता है, ब्राउन। ठीक है, और इसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन लिखना था, तो हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया है, CU + O2 2 CU। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 47 था, ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ अपने। ठीक है, और 1 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं और 48 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। देखिए कितने घंटे की वीडियो होगी। अगर देखिए अभी हम 50 क्वेश्चन करके और इसको बंद कर देंगे, फिर इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 51 से लेके 109 तक होगा, क्योंकि अभी 1 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे 12 मिनट हो चुके हैं पूरे, और अभी तक 48 क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ H2, copper oxide on heating with H2 change back to रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल CuO सॉलिड में, H2 गैस में हीट हो रहा है, तो बन रहा है हमारा CuH2O। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड इज लीड नाइट्रेट नेम टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन हमें हमको थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वो सही नहीं था। आइए अब 49 पे आ गए हम। क्या लिखा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द कंडीशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द फिजिकल स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस। हमको रिएक्शन लिखना है फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ यही है फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन, इसका देख लीजिए। और इसी के साथ हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये रहेगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 51 से हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्या दिया गया है, गिव 1 एग्जाम्पल, आप इस सबका एग्जाम्पल देना है। क्या दिया है, केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन जो इवोल्यूशन ऑफ गैस शोइंग करता है उसका हमको एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिए पोटेशियम है, वाटर है, दोनों का रिएक्शन बन रहा है, तो क्या बन रहा है, KOH एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो गया, और बी दिया गया है चेंज इन कलर में जो चेंज हो जाए, तो इसका रिएक्शन एक ये दिया गया है। ठीक है, FeSO4 .7H2O को जब हीट करा तो FeSO4 सॉलिड H2O हो जा रहा है। ठीक है, देखिए जो FeSO4 7H2 होता है ये पेल ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है, और FeSO4 जो बन रहा है ये किस कलर में हो जाएगा, डर्टी वाइट। ठीक है, और ये हमारा 50 क्वेश्चन हो गया, और बाकी का देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप तो आएंगे 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है इसमें, पूरे 43 पेजेस के हैं।
ठीक है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।